अपने पॉइंट पर दोबारा लौटते हैं। कहाँ थे हम? हाँ, जिसके 1 जनवरी 2015 लिखवा दिया, जिसके सीईओ श्री सुब्रमण्यम है, जिसके सीईओ श्री सुब्रमण्यम है, जिसके सीईओ श्री सुब्रमण्यम है, ठीक है। जबकि अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। जबकि अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। तो प्रशासनिक संबंध को आपने देख लिया, इतनी बातें याद रह जाए तो काफी है। अब लिखिए हेडिंग बनाकर वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध, थोड़ा संशोधन कर देंगे इसमें। यह है 263 तक, दोनों जगह ठीक कर देंगे। ये 64 से होना चाहिए, 264 से 300, थोड़ा सा ठीक कर देंगे इसको। इसमें लिखिए अनुच्छेद 264 से 300 के बीच, अनुच्छेद 264 से 300 के बीच वित्तीय संबंध का जिक्र है। वित्तीय संबंध का जिक्र है। वित्तीय संबंध का जिक्र है, जिसमें जिसमें करों का बंटवारा, टैक्स, करों का बंटवारा, कॉमा, अनुच्छेद 292 के तहत 292, 292 के तहत केंद्र को, 292 के तहत केंद्र को एवं 293 के तहत राज्य को, 293 के तहत राज्य को अनुदान एवं ऋण लेने की शक्ति प्राप्त है। 292 के तहत केंद्र को एवं 293 के तहत राज्य को ऋण एवं अनुदान लेने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इस पॉइंट पर एक और चर्चा का बिंदु हो सकता है, आर्टिकल 280, उसको बनाएंगे अगला पॉइंट वित्तीय वाले में। आर्टिकल 280 तीर का चिन्ह, और कोई बताएंगे कि 280 में क्या है। एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। और 279 ए में क्या है बताए थे, जीएसटी है, इसको नहीं भूलना है। अभी आप देखेंगे कि कई वस्तुओं पर जीएसटी कम किया गया है। फिलहाल 12 लाख से अंदर की जो कारें हैं, यानी लगभग जो 1200 सीसी से कम की कारें हैं लगभग, उस पर भी ये कम किया गया है। कई प्रकार के कॉस्मेटिक्स पर जीएसटी कम किया गया है, उस लिस्ट को जरूर देखिएगा। 280 में लिखिए केंद्रीय करों के वितरण के संबंध में, केंद्रीय करों के वितरण के संबंध में, केंद्रीय करों के वितरण के संबंध में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट डबल टिक करके लिखेंगे इसे। पहला वित्त आयोग 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में बनाया गया था। पहला वित्त आयोग
1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में बनाया गया था। केसी नियोगी की अध्यक्षता में बनाया गया था। देखिए, वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं। अरविंद पनगढ़िया हैं। अरविंद पनगढ़िया हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। एक बात यहां तक स्पष्ट है कि चाहे तीनों प्रकार में से हम किसी भी प्रकार की बात कर लें, विधायी की बात कर लें, प्रशासनिक की बात कर लें या वित्त की बात कर लें, तीनों में केंद्र अव्वल है। पूरी की पूरी शक्तियों का जो अंतिम डायरेक्शन है वो केंद्र के पास है। ऐसी स्थिति में इस बात का सदैव भय बना रहता है कि कहीं केंद्र राज्य पर हावी न हो जाए, अपनी बात मनवाने के लिए राज्य को जबरदस्ती विवश न करे। तो ऐसी स्थितियों का ये करने के लिए, समाधान करने के लिए कई प्रकार के आयोग बने केंद्र राज्य संबंध पर, जिनमें सरकारी आयोग, कुंची आयोग, इस सब के बारे में लगातार क्वेश्चन आते हैं। इसको लिख दीजिए। देखिए, उपर्युक्त स्थितियों से स्पष्ट है कि उपर्युक्त स्थितियों से स्पष्ट है कि सभी शक्तियां केंद्र के पक्ष में हैं। सभी शक्तियां केंद्र के पक्ष में हैं। केंद्र के पक्ष में हैं, जिससे जिससे समय समय पर जिससे समय समय पर केंद्र और राज्य के बीच तनाव बढ़ जाते हैं। तनाव बढ़ जाते हैं। तनाव बढ़ जाते हैं, जिसके निराकरण के लिए कई समितियां बनाई गई हैं। इसके निराकरण के लिए कई समितियां बनाई गई हैं। कई समितियां बनाई गई हैं। पहला, फर्स्ट, पहला लिखिए, शीतलवार समिति। फर्स्ट में शीतलवार समिति 1966। राजमन्नार समिति, दूसरा, राजमन्नार समिति 1969, 1969। राजमन्नार समिति 1969। तीसरा, आनंदपुर साहिब समिति। आनंदपुर साहिब समिति 1973। 73। सरकारिया आयोग 1983 से 87। सरकारिया आयोग 1983 से 87। पुंछी आयोग 2007 से 12 इत्यादि। 2007 से 12 इत्यादि। ठीक है, हेडिंग बनाकर लिखिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन।
3 कॉलम बना लीजिए। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 कॉलम में बांट लीजिए। विषय को याद रखना पड़ता है, वैसे कई बार ये विषय लिखवा भी चुके हैं। पुलिस किस में है, कौन बताएंगे? राज्य सूची में है, वेरी गुड। शिक्षा किस में है? समवर्ती सूची में। आर्मी किस में है? केंद्र सूची में या संघ सूची में, ठीक है। फिर भी लिख लीजिए एक बार, महत्वपूर्ण बातों को याद रहेगा तो यहां नंबर बच जाएगा, ये पूछा ही जाता है परीक्षा में। संघ वाले में लिखिए, केवल संघ वाले में, परमाणविक ऊर्जा, परमाणविक ऊर्जा, विदेश मामले, विदेश मामले, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, रेलवे, वायुसेना, बैंकिंग, बैंकिंग, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति, डाक और तार, नेक्स्ट में डाक और तार, बंदरगाह, बंदरगाह, मुद्रा, विदेशी व्यापार इत्यादि केवल केंद्र के पास है, और जो केंद्र के पास है उस पर कानून भी केवल संसद बनाएगी, इसको ध्यान रखना है। राज्य वाले में आते हैं। राज्य वाले में लिखिए स्थानीय शासन, कृषि, कृषि को 2 टिक लगा दीजिए, पूछा जाता है। जेल खाना, जेल, कारागार, पुलिस, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य, शराब, भूमि, भूमि, वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा इत्यादि, प्रादेशिक लोक सेवा इत्यादि, स्टेट पीएससी। तीसरा है समवर्ती, इसमें लिखिए शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा, वन, फॉरेस्ट, वन, सामानों में मिलावट, सामानों में मिलावट, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य वन संपदा का हस्तांतरण, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य वन संपदा का हस्तांतरण, हस्तांतरण, मजदूर संघ, मजदूर संघ, गोद लेना एवं उत्तराधिकार, गोद लेना एवं उत्तराधिकार, उत्तराधिकार, ये सब किस में आता है? समवर्ती में आता है। इसको बिल्कुल ही ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक लिखिए हेडिंग बनाकर, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो छोटा सा पॉइंट लेकिन महत्वपूर्ण है। देखिए संविधान के
अनुच्छेद 343 से 51 भाग 17। संविधान के अनुच्छेद 343 से 51 भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा का उल्लेख है। और आप सभी ध्यान रखेंगे कि जिस समय सबसे पहले तो बात उठी कि राष्ट्रभाषा बनाएंगे, नहीं बना सके। आजादी के 75 साल के बाद भी हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दें। कई तरह के विरोध शुरू हो जाते हैं। दक्षिण भारत का अलग विरोध होता है, जो पूर्वांचल के उधर का हिस्सा है, पूर्वोत्तर भारत, उसका अलग विरोध होता है। तो भाषा को लेकर भारत में सदैव ही विभाजन की स्थिति रही है। भाषा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा भी है। लेकिन जब हम राजभाषा की बात करते हैं तो राजभाषा का अर्थ होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी आधिकारिक कामकाज की भाषा। उस भाषा को हिंदी में रखा गया। और हिंदी में लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी या हिंदी की लिपि रोमन होगी, इस पर जब संविधान के आरंभिक चरण में वोट हुआ तो 50-50 हो गया। 50% जो सांसद थे उन्होंने क्या कहा कि हिंदी की लिपि रोमन होगी, 50% ने कहा कि देवनागरी होगी। अंततः आपको पता है कि निर्णायक मत देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने निर्णायक मत दिया और एक वोट से देवनागरी हिंदी की क्या बनी, लिपि बन गई। इसको ध्यान रखना है। वरना यदि वहां थोड़ा भी इधर उधर होता तो आज हम व्हाट्सएप लैंग्वेज में हिंदी लिख रहे होते। ये हमारी स्थिति हो जाती और हिंदी के साथ इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता था। इसको भी ध्यान में रखने योग्य चीज है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। हिंदी होगी। लेकिन 15 वर्षों तक 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग आधिकारिक रूप से रहेगा। 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग आधिकारिक रूप से जारी रहेगा। जारी रहेगा। लेकिन वर्तमान में इसे अनिश्चित काल तक कर दिया गया है। वर्तमान में इसे अनिश्चित काल तक कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट अति महत्वपूर्ण है कि 1955 में अति महत्वपूर्ण है कि 1955 में 1955 में राष्ट्रपति ने राजभाषा को लेकर बीजी खेर KHER बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। एक आयोग की स्थापना की। एक आयोग की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है उसकी एकेडमी दिल्ली में ही है। इसको लिख दीजिए अगले पॉइंट में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22+2 22+2 और कौन कौन सा है? तो 22 तो आपका वही भाषा है जो अष्टम अनुसूची में है। और दो भाषाएं कौन कौन सी है? एक अंग्रेजी आ गया उसके जगह 23वें में, और 24वें में आ गया राजस्थानी।
इसको ध्यान रखना है। 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, हेडिंग बनाकर लिखिए बूस्टर फैक्ट्स। बूस्टर फैक्ट्स। पहला पॉइंट लिखिए, आर्टिकल 360 तीर का चिन्ह, वित्तीय आपात। ब्रैकेट में लिख दीजिए राष्ट्रपति शून्य बार, मतलब लगाते हैं राष्ट्रपति और लगा है 0 बार, याद होगा सबको। संघीय शासन की शक्ति भारत में कनाडा से ली गई है। संघीय शासन की शक्ति भारत में कनाडा से ली गई है। कनाडा से ली गई है। ठीक है, कोई बताएंगे कि 3 प्रकार की जो सूची अभी लिखवाए हैं, संघ, राज्य और समवर्ती, ये किस अनुसूची में है? 7 में है। वेरी गुड। देखिए 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ, राज्य और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। नेक्स्ट, संघीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। संघीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। संसद के पास है। संसद के पास है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। स्थान दिया गया है। क्या आर्टिकल 249 लिखवाने की जरूरत है या याद रख लेंगे आप लोग? याद रह जाएगा? सबको याद रहेगा 249? 10-12 बार लिखवा चुके हैं अभी तक। इसको निश्चित तौर पर याद रखना है। इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरराज्यीय परिषद गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अंतरराज्यीय परिषद गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अभी देखेंगे आपकी भारत में एक आईईएस, इंडियन एजुकेशन सर्विस की बात जोरों पर है। तो कभी यदि नए लोक सेवा आयोग का गठन हो या कुछ ऐसा हो, तो आर्टिकल 312 में यह पावर राज्यसभा के पास है। लिख दीजिए, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा नए लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। नए
लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है? गठन कर सकता है। पूंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य से है। केंद्र राज्य संबंध से है। एक दो बातें और लिख दीजिए। लिखिए 88वें 88th संविधान संशोधन 2003। 88वें संविधान संशोधन 2003 में सेवा कर, सर्विस टैक्स को संघ सूची में शामिल कर दिया गया था। सेवा कर को संघ सूची में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अवशिष्ट विषय पर टैक्स लगाने का अधिकार केवल संसद के पास है। अवशिष्ट विषय पर टैक्स लगाने का अधिकार केवल संसद के पास है। ब्रैकेट में केंद्र, केवल संसद के पास है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 245 का संबंध क्षेत्रीय संबद्धता से है। अनुच्छेद 245 का संबंध क्षेत्रीय संबद्धता से है। क्षेत्रीय संबद्धता से है। संबद्धता से है। ठीक है। 245 का संबंध क्षेत्रीय संबद्धता से है। भारत में मूलतः संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में मूलतः संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। वित्तीय आपात अब तक 0 बार लगा है। अभी तक वित्तीय आपात 0 बार लगा है, 0 टाइम्स लगा है। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं। देखिए, वित्तीय आपात के दौरान, वित्तीय आपात के दौरान किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक, वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जा सकता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। यहां पर आप लिख दीजिए द एंड। इसके बाद जो मुख्य बातें होंगी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से देखते रहिए। इतनी बातें कॉपी में है तो संविधान के लिए काफी है। मैं समझता हूं कि पार्ट ए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से 6 नंबर के सीधे प्रश्न 10 में आते हैं। पार्ट बी बहुत ज्यादा पढ़ने पर 4 नंबर का प्रश्न आता है। उसके दृष्टिकोण से, अंक के लब्धता के दृष्टिकोण से पार्ट बी का थोड़ा सा कम योगदान है। अगली क्लास हम मंडे से जारी करेंगे, लेकिन उसमें जो कल की छुट्टी रहेगी आपकी, उसमें आप क्या करेंगे, निश्चित तौर पर एक मैप खरीद लेंगे मार्केट से। लगभग वो मैप किस साइज का होना चाहिए, तो इस साइज का हो। मतलब मीटर में हम कहें तो जो बड़ा वाला मैप मिलता है, जिसकी लंबाई लगभग आधा मीटर से अधिक होती है, उस मैप को जरूर खरीदिए, बिग मैप।
उसे बोलते हैं भारत का राजनीतिक मानचित्र। और क्लास में ज्वाइनिंग उसी अभ्यर्थी को मिलेगी मंडे को जिसके पास मैप रहेगा। मैप नहीं रहने की स्थिति में उस क्लास को करने का कोई फायदा नहीं होगा। हम ज्योग्राफी को शुरू करेंगे और ज्योग्राफी अपने आप में बहुत ही रोचक और समझने योग्य विषय है। और जीएस का एक तरह का समझिए इतिहास के बाद नंबर 2 का बैकबोन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की क्लास ऐसी है जिसमें एक टॉपिक एक क्लास में खत्म हो जाता है, इतना छोटा छोटा टॉपिक है उसमें। लेकिन शुरू के जो 8 चैप्टर हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसको यदि किसी ने समझ लिया तो वो इतिहास और पॉलिटी में भी ज्योग्राफी का इंटरलिंकिंग करके इस्तेमाल कर सकता है और अपनी कॉम्पिटेंसीज को बेहतर बना सकता है। उसको हम शुरू करेंगे। और अब हम टेक्निकल समस्या तो थोड़ी सी है विष्णु जी, मैनेज कर लीजिए, वीडियो आ जाएगी, देख लीजिएगा। मध्य में गणित में 2 चैप्टर पढ़ाए थे। एज बेस्ड प्रॉब्लम का सेट कल आ सकता है। एज बेस्ड प्रॉब्लम आप लोग देखेंगे, उसको थोड़ा सा मनन करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीक में उस पर कार्य हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। नए विषय का शुभारंभ सोमवार से किया जाएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।